हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर बात करना चाह रहा हूँ एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। देखिएगा, एल&टी ग्रुप की एक बेहतरीन एनबीएफसी। हालांकि पिछले क्वार्टर के अंदर हमें काफ़ी परेशानी लगी थी इसकी बैलेंस शीट के अंदर, इसके फाइनेंशियल्स के अंदर। अब कुछ सुधार जो है यहाँ पर इस बार देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अभी भी जो प्रॉब्लम है इनके बिजनेस के अंदर, वो माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस है इनका, यानी कि जो छोटे अमाउंट के लोन हैं, वहाँ पर अभी भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है। अभी भी वहाँ पर जो रिकवरी रेशो है दैट इज़ 90%। हालांकि इन्होंने जो सितंबर के कुछ ड्यूज थे उसका 30% जो है अक्टूबर में इन्होंने रिकवर किया है। प्रोविजंस काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं इन्होंने, लेकिन वास्तव में मैनेजमेंट को लगता है कि रिस्क है बिजनेस में, तो उसी के मद्देनज़र जो है इस तरीके के जो है प्रोविजंस मेंटेन है। तो मैं पहले प्रोविजंस पर ही बात करूंगा, क्योंकि आज की डेट में प्रॉफिट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो असेट्स क्वालिटी है, कि असेट्स में किस तरीके से आप जो है रिकवरी करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात की जो लोन बुक है वो करीबन 90,000 करोड़ की है, और उस 90,000 करोड़ की बुक के ऊपर जो एडिशनल प्रोविजन बनाया हुआ है वो 2162 करोड़ का है। यानी कि कुल मिलाकर 405 करोड़ का जो प्रोविजन है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो असेट्स हैं उनके ऊपर, यानी कि जिनमें अभी ज़्यादा रिस्क नहीं है। और जो स्टेज 3 की जो असेट्स हैं उसके ऊपर जो है इन्होंने प्रोविजंस बनाया हुआ है 1100 करोड़ रुपए का। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्रोविजन जो है इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा जो है इन्होंने एनहेंस्ड जो है 1 और 2 की जो असेट्स हैं उनके ऊपर जो 405 करोड़ के अलावा भी 174 करोड़ का एडिशनल भी बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर इन्होंने टोटल 2162 करोड़ का प्रोविजन जो है बनाया हुआ है। तो ये जो एडिशनल प्रोविजंस हैं ये वास्तव में वो हैं जो लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं थे, यानी कि जो सिस्टम से ज़्यादा इन्होंने प्रोविजंस बनाए हुए हैं। इसके अंदर इनका जो सबसे ज़्यादा इनको रिस्क लग रहा है वो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में है, जहाँ पर इन्होंने 9.2 द स्टैंडर्ड माइक्रो लोन, यानी कि जो माइक्रो लोन में जो सारा पैसा इन्होंने उधार दे रखा है उसका करीबन जो है 9.2% इनके पास प्रोविजन है। यानी कि खुद भी मान के चल रहे हैं कि 9% के आसपास का पैसा डूब जाएगा। अगर इसमें से ज़्यादा डूब गया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर इसमें से ज़्यादा डूब गया तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि इकरा की रिपोर्ट मान रही है कि 16% तक लॉस हो सकता है इस बिजनेस के अंदर। 16% लोगों से पैसा रिकवर नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश और भी हो सकती है। बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के अंदर काफ़ी जबरदस्त प्रोविजंस जो है मेंटेन किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हाउसिंग लोन बुक है उसके अंदर इतने प्रोविजंस नहीं है, वहाँ पर डिफॉल्ट्स भी कम है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये जो प्रोविजंस हैं, तो टोटल अगर इस बार देखें तो 512 करोड़ के और प्रोविजन जो है इस क्वार्टर में जो है इन्होंने बनाए हैं बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ करने के लिए। आप देखिएगा यहाँ पर इनका जो बिजनेस है, फार्म के अंदर जो लैंडिंग कर रहे हैं उसमें जबरदस्त बिजनेस इनका चल रहा है। और फार्म के अंदर तो ये नंबर 1 के जो है व्हीकल फाइनेंस वाले बिजनेस में आ गए। इस बात से देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, यानी कि महिंद्रा फाइनेंस का जो शेयर जिनके पास है, वहाँ पे आपको कंफर्ट मिलेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस बिज़नेस में अगर हम इनके साथ एनालिसिस करें, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो भी रूरल फोकस बिजनेस है महिंद्रा फाइनेंस का। तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि कल आपको शेयर प्राइस में वहाँ पे तेजी भी नजर आए इस रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि रिजल्ट शाम को 5 बजे के आसपास आए हैं। तो इन रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर जो है फार्म वाला जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा रिलीफ है। माइक्रो लोन बुक में देखिएगा अभी भी 90% जो है इनका कलेक्शन जो है 90% आ गई है। सितंबर में 90% कलेक्ट कर लिया, यानी कि सितंबर में 90% कलेक्ट किया, यानी कि 10% यहाँ भी नहीं हुआ है। और जो पहले कलेक्शन रेशोज थी वो और भी कम थी। तो और सितंबर के कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने अक्टूबर में भी पे किया, तो 37%। तो देखिएगा इनकी जो पूरी बुक है उसमें जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, यानी कि जो छोटे लोन है, वहाँ पर देखिएगा काफ़ी प्रॉब्लम है इनके बिजनेस में। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट में इंटरेस्ट इनकम म्यूटेड थी, सेम जैसा पिछले जून क्वार्टर में था उतनी ही इनकम है, उससे भी थोड़ी सी कम ही आई है। डिविडेंड में कुछ है नहीं, रेंटल भी मोर और लेस सेम है। फीस बेस इनकम जो है 50% बढ़ी है, तो 121 करोड़ रुपए की इनकम आई है। टोटल इनकम सेम है जैसा पिछले बार था, क्योंकि लोन नहीं बांट रहे हैं ये। अदर इनकम के अंदर देखिएगा 100 करोड़ रुपए की इनकम्स हैं इसके अंदर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह सेल होके जो है पैसा है वो, तो ये देखिएगा 3508 करोड़। तो वही 100 करोड़ का जो फर्क है वो वास्तव में अदर इनकम का फर्क आपको नजर आ रहा है। उसके बाद एक्सपेंसेस के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा एक्सपेंसेस में जो मेन बिजनेस है, मैं आपको सीधा सा लेके चलूँगा इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिएगा ये 604 करोड़ के प्रोविजंस हैं, जो
3 करोड़ के प्रोविजंस थे। देखिए अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये प्रोविजंस यहाँ पर बढ़े हुए थे, जो कि इसके केस में घटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये मानिएगा प्रोविजंस तो इन्होंने अभी भी बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन इन प्रोविजंस में अगर रिकवरी थोड़ी सी भी नहीं आई तो ये प्रोविजंस आपको हो सकता है थोड़े से शॉर्टफॉल यहाँ पे दिखाएं। तो ये हो सकता है कि प्रोविजन 604 करोड़ के हैं या 800 करोड़ होते हैं, 900 करोड़ के होते। तो मैनेजमेंट ने हालांकि काफ़ी सफाई भी दी है यहाँ पे कि हमारी रिकवरी हो रही है, अच्छी हो रही है, बट ये जो प्रोविजन अभी भी काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि जो इंटरनली कितना रिस्क है उसको असेस कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि जो प्रोविजंस हैं वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब पिछले साल सेम क्वार्टर में थे तो 480 करोड़ का प्रोविजन आप तब भी बना रहे थे और तब इतनी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। प्री कोविड लेवल पे भी जाएं तो केवल आपने 124 करोड़ के एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़े से प्रोविजंस शायद और बन सकते थे, जो कि नहीं बनाए, क्योंकि अगर वो बनाते तो इनका प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाता या प्रॉफिट कम होते। क्योंकि यहाँ पे 329 करोड़ की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अगर वहाँ पर 200 करोड़ रुपए और होते तो वो एक तो वो कन्वर्ट हो जाता। और यहाँ पे जो टैक्स की फिगर्स है 242 करोड़ जो है टैक्स है, और यहाँ पर एक बेनिफिट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स का। तो उस बेनिफिट की वजह से आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे जो है नज़र आएंगे, वो आएंगे 247। तो अगर 329 में से 242 का करंट टैक्स माइनस कर दें और डेफर्ड टैक्स को एडजस्ट कर दें तो 247। तो इसका मतलब कैश फ्लो तो बेशक से थोड़ा सा कम है इनके पास, क्योंकि जो डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बेनिफिट है वो बाद में आने हैं। अभी तो आपको सरकार को टैक्स देना ही देना है। तो कैश फ्लो हालांकि ज़्यादा मैटर करता नहीं, कंपनी कैश रिच है, बिजनेस ही कैश का करती है, एक हाथ से कैश लेना एक हाथ से देना। बट हालांकि कैश उतना नहीं आया, क्योंकि ये जो 161 के बेनिफिट्स हैं ये फ्यूचर डेट पे मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपके पास कैश नहीं है और आपको भी पेमेंट करनी है सरकार को टैक्स की 242 करोड़ की। तो 161 करोड़ का बेनिफिट आपको आगे आने वाले सालों में मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो ठीक है, पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। आप वहाँ से आप देखेंगे तो आप 60% के 40% के आसपास से लेके 60% तक के बेनिफिट, अगर कुल ओवरऑल अगर कैलकुलेट करो तो 60% का सीधा सीधा जो है जंप है प्रॉफिट के अंदर। लेकिन हम इसको ज़्यादा तरजीह जो है देंगे नहीं, और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल ये है कि वहाँ की जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में भी क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है किसी के पास भी। और यहाँ पर देखिएगा कहाँ पे इनको सबसे अच्छे प्रॉफिट आए हैं, इनको हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आए हैं। और हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक देखिएगा छोटी है, रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। रूरल फाइनेंस में रेवेन्यू ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है। इसका मतलब प्रोविजंस की फिगर्स जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी है रूरल फाइनेंस के अंदर भी। तो लेकिन हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस साफ साफ प्रॉफिटेबल लग रहा है। तो इससे आपको एक इंडिकेशन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में या HDFC फाइनेंस के बारे में, HDFC लिमिटेड के बारे में। तो वहाँ पर जो है आपको कंफर्ट मिलेगा। तो इसीलिए आप देखिएगा तो उनके शेयर प्राइस में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आई है अभी हाल फिलहाल के दिनों में। उसके बाद देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनको जो है प्रॉफिट 93 करोड़ का है। हालांकि इसके अंदर रेवेन्यूज बहुत बड़े हैं लेकिन प्रॉफिट जहाँ पे कम है। तो इनके लिए जो हाई मार्जिन बिजनेस है वो आज की डेट में हाउसिंग फाइनेंस का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा गेन किया इन्होंने, बिकम द नंबर 1 फार्म इक्विपमेंट फाइनेंसर हो गए हैं Q2 के अंदर। तो इन्होंने बहुत एग्रेसिवली जो है रूरल को फोकस किया है, रूरल लोन के ऊपर। और जो प्रोविजन है देखिएगा पैट 265 करोड़ का है, जिसमें एडिशनल प्रोविजन 512 करोड़ का है। तो ये देखिएगा जो फर्दर बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर रहा है। ग्रोस स्टेज एसेट्स जो है, यानी कि जो आपकी ग्रोस स्टेज एसेट्स है जो इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस के लिए निकालते हैं आप, वहाँ पे 5.19 की जो है रिडक्शन आ गई है, यानी कि 5.98 से। तो थोड़ा सा आप एसेट्स क्वालिटी को इम्प्रूव मान सकते हैं। नेट में भी देखिएगा, नेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है क्योंकि प्रोविजंस काफ़ी हैं अभी इनके पास। तो वहाँ पर भी देखिएगा 1.67 की जो है NS3 यानी कि नेट स्टेज एसेट जो 3 है वो 1.67 है। इसके बाद यहाँ पर जो इनकी रेटिंग एजेंसीज ने जो रेटिंग्स है वो रिड्यूस नहीं की है, और लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छे से जो है करीबन 17,500 करोड़ के आसपास बनी हुई है। इसके बाद देखिएगा मैं आपको एक सिंपल सी बात जो है यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो यही बताना चाहूँगा कि ये खुद भी कह रहे हैं कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वहाँ पे 16% पैसा रिकवर नहीं हुआ है अप्रैल टू अगस्त 2020 में। तो ये जो 9% की फिगर है ये हो सकता है कि 16% तक चली जाए इस केस के अंदर भी। तो एवरेज जो वर्किंग है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे से बढ़ी है। तो जून में 62% थी, जुलाई में 75, अगस्त में 80% तक पहुँच गए थे हम। और सितंबर इन्होंने बताया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो मोर और लेस सेम ही है। हालांकि लास्ट में इन्होंने 90% की बात लिखी हुई है कि 90% तक पहुँच गए। तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में देखिएगा ये इकरा रिपोर्ट है, तो कहते हैं कि 16% जो पैसा है NBFC का
डूब सकता है, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो रहा, और जो नहीं हो रहा है तो उसमें से हो सकता है कि 1-2% और हो जाए, तो फिर भी 12-13% की जो है NPA जो है बनने के पूरे चांसेस जो है माइक्रो लोन्स के अंदर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो माइक्रो लोन में पैसा फंस रहा है, ये आपको घंटी जो है सुनाई देनी चाहिए खतरे की। कौन से बैंक के लिए? जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास होल्डिंग है, या आप देखिएगा बंधन बैंक है। तो इस तरीके के बैंकों के लिए ये खतरे की घंटी है, और इसलिए जो वैल्यूशंस भी उनको उसी तरीके के मिले हुए हैं। कलेक्शंस की जो है पिकअप ये बता रहे हैं कि अच्छी हो गई है, और ये कह रहे हैं कि अभी तो जो पूरे टोटल बिजनेस में, माइक्रो फाइनेंस में तो 90% कह रहे हैं, लेकिन टोटल बिजनेस में 95% रिकवरी जो है अब ये करने लगे हैं, कलेक्शन करने लगे हैं, लेकिन अभी भी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचे। तो देखिएगा ये सारा का सारा जो है, मैंने भी आपको जो माइक्रो फाइनेंस से बता रहा था कि वहाँ पे सितंबर की फिगर जो नहीं दे रखी थी, सितंबर में 90% पे पहुँच गए। तो अभी भी सितंबर के बाद भी जो पैसा भी माइक्रो लोन में है, उसमें से 10% की रिकवरी अभी भी इनके पास नहीं आ रही है। तो 9% के आसपास इन्होंने प्रोविजन बना रखा, तो 1% अभी एक्स्ट्रा लॉस हो सकता है, और कुछ जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो आपने इंटरेस्ट बुक कर रखा है उसमें लॉस हो सकता है। तो देखिएगा आने वाला जो समय है वो काफ़ी क्रूशियल है, लेकिन रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। इंप्रूवमेंट के जो साइन है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिएगा उधारी का बिजनेस है, इसमें आप ग्रोथ तभी कर पाएंगे जब पीछे से आपकी अच्छी रिकवरी आ रही होगी। तो अभी भी एक क्वार्टर के रिजल्ट आपको भी और देखने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर, और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिसंबर के बाद भी जो मार्च क्वार्टर तक ही जाके जो है पिक्चर क्लियर होगी। तो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर आपको केवल वेट एंड वॉच जो है देखना है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो अभी रिजल्ट हैं जिस तरीके के आए हैं, और जो 65 रुपये के आसपास जो शेयर का प्राइस है, तो हो सकता है कि आपको 5-7 रुपये का राइज और मिल जाए इन रिजल्ट्स को देख के। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए अभी कोई पिक्चर जो है क्लियर नहीं हुई है। फिर भी आप जो भी जिस तरीके का भी निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।